जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका टॉपर्स की डायरी चैनल में फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अरे वाह, आज तो एकदम अलग ही अंदाज में ऊर्जा के साथ शुरुआत की आपने। हाँ, मतलब ये जो लाइन है ना, ये हमारे आज के सोर्स मटेरियल की बिल्कुल शुरुआती लाइन है। अच्छा। बिल्कुल। आज हम जिस विषय पर इतनी गहराई से चर्चा करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई परीक्षा की 14 मार्च की दूसरी पाली का हल प्रश्न पत्र है। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि किस सवाल का सही जवाब क्या है, बल्कि हम ये डिकोड करने वाले हैं कि आज के सिस्टम में कानून व्यवस्था संभालने वालों के दिमाग को किन पैमानों पर परखा जाता है। बिल्कुल। मतलब अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर को ध्यान से देखें ना, तो ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता। सही बात है। ये असल में समाज की जो बदलती जरूरतें हैं और जो अपराध के नए तरीके आ रहे हैं, उनका एक बहुत स्पष्ट आईना होता है। सिस्टम को आज सिर्फ डंडा चलाने वाला इंसान नहीं चाहिए, उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से बहुत चुस्त अधिकारी चाहिए। मानसिक चुस्ती की बात करें तो इस पेपर का जो पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी का, उसने मुझे बहुत चौंका दिया। अच्छा, वो कैसे? मतलब कल्पना कीजिए कि रात के 2 बज रहे हैं, एक पुलिस अफसर किसी बहुत तनावपूर्ण इलाके में गश्त कर रहा है। वहां भीड़ जमा है और उग्र माहौल है। अब उस स्थिति में उस अफसर को ये पता होना चाहिए कि साहित्यकार चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। सुनकर तो थोड़ा अजीब लगता है ना? या फिर पेपर के प्रश्न 4 में पूछा गया है कि गिद्ध जांघ को खोदी खोदी के मांस उपारत, इसमें कौन सा रस है, जिसका जवाब विभत्स रस है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि एक पुलिस वाले के लिए ये साहित्य का एंगल या गिरिराज किशोर का उपन्यास ढाई घर, ये सब जानना असल जिंदगी में कहाँ काम आता है। मुहावरे तो फिर भी ठीक है, जैसे सांप को दूध पिलाना। हाँ, वो तो व्यावहारिक है। बिल्कुल। दुष्ट की रक्षा करना या चस्का लगना, जिसका मतलब है आदत पड़ना, ये तो एक दरोगा को पता होना चाहिए कि इलाके में क्या चल रहा है। पर ये रस और साहित्य, देखो, सतह पर देखने से तो वाकई ऐसा लगता है कि क्राइम सीन और फोरेंसिक की दुनिया में कविता की क्या जरूरत है। हाँ, वही तो। लेकिन अगर हम पुलिस की नौकरी की रोजमर्रा की चुनौतियों को थोड़ा गहराई से समझें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। वो कैसे? पुलिस का पाला हर दिन समाज के सबसे टूटे हुए, सबसे स्याह और जटिल लोगों से पड़ता है। ये तो है। अब विभत्स रस का ही उदाहरण ले लो। इसका मतलब है घृणा या अत्यधिक विभत्सता का भाव। अच्छा। जब एक अधिकारी किसी जघन्य अपराध स्थल पर जाता है तो वो सिर्फ एक रोबोट की तरह तथ्य दर्ज नहीं कर सकता। सही कहा। उसे इंसानी स्वभाव के उस सबसे निचले स्तर को समझना होता है। जो इंसान भाषा की इन जटिलताओं को, इन सूक्ष्म मानवीय भावों को डिकोड कर सकता है, वो एफआईआर पढ़ते समय या गवाहों के बयानों में छिपे झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेगा। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो साहित्य है वो असल में एक टूल है एम्पैथी और साइकोलॉजी समझने के लिए। बिल्कुल, एकदम सटीक कहा आपने। और इस सेक्शन में एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। क्या चीज? प्रश्न 26 से 40 के बीच एक गद्यांश दिया गया है जो पूरा का पूरा अहिंसा और संयम पर आधारित है। संयम? पुलिस की परीक्षा में? हाँ, उसमें साफ लिखा है कि अहिंसा का सबसे मुख्य साधन संयम है और फौजी गतिविधियों का जिक्र सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि वो अहिंसा से कितनी अलग हैं। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया ना। राज्य एक संस्था को बल प्रयोग का कानूनी अधिकार दे रहा है, उनके हाथ में हथियार दे रहा है, और उसी संस्था की परीक्षा में अहिंसा के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। यही तो राज्य की सबसे बड़ी सोची समझी रणनीति है। अच्छा। राज्य किसी युवा के हाथ में जब बंदूक देता है तो उससे ठीक पहले उसके दिमाग में ये बात फीड करना चाहता है कि असली ताकत ट्रिगर दबाने में नहीं है, बल्कि खुद को रोकने में है। बिल्कुल। ये जो संयम का सिद्धांत है, ये उस असीमित ताकत का काउंटर बैलेंस है, ताकि जब वो व्यक्ति वर्दी पहने तो बल प्रयोग हमेशा उसका आखिरी विकल्प हो। वाकई ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक लंगर है। चलिए अब भाषा और इंसान की प्रवृत्तियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, बताइए। जब हमने इंसान को समझ लिया तो अगला कदम है उन पर लागू होने वाले नियम समझना। और यहीं पेपर का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये हिस्सा तो एक अधिकारी के काम करने का पूरा दायरा तय करता है। बिल्कुल।
और यहाँ सवालों का जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है। एक तरफ तो संविधान के वो बुनियादी सवाल हैं, जैसे अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता या छुआछूत खत्म करने की बात करता है। सही बात है। और अनुच्छेद 47 जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। पर दूसरी तरफ एकदम से हम एक मॉडर्न और तकनीकी दुनिया में पहुंच जाते हैं। आपने तकनीकी सवालों में क्या खास देखा? हाँ। नेटवर्किंग के सवाल, जैसे प्रश्न 47 पूछता है कि IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो वो 128 बिट्स का होता है। फिर सुरक्षित कनेक्शन के लिए HTTPS का इस्तेमाल, और सबसे जरूरी प्रश्न 80 में IT एक्ट की धारा 66F के बारे में पूछा गया है। ओहो, साइबर आतंकवाद वाली धारा। हाँ, इससे ये साफ दिखता है कि पुलिस अब सिर्फ गली मोहल्लों में गश्त नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में आतंकवाद का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। सही कहा। अब खतरा सिर्फ बम और बंदूक से नहीं है। एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठा हैकर भी देश की सुरक्षा के लिए उतना ही बड़ा खतरा बन सकता है। अगर किसी सब इंस्पेक्टर को यही नहीं पता कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है या एन्क्रिप्टेड सर्वर कैसे काम करते हैं, तो वो डार्क वेब पर पनपने वाले आर्थिक अपराध कैसे रोकेगा? बिल्कुल, मतलब तकनीकी जागरूकता तो आज के समय में डंडे से भी ज्यादा जरूरी हथियार है। एकदम सही। लेकिन इसी कानूनी हिस्से में मुझे कुछ ऐसा भी दिखा जो थोड़ा उलझाने वाला है। मतलब एक तरफ तकनीक पुलिस को ताकत दे रही है, पर कुछ कानूनी सिद्धांत ऐसे लगते हैं जो उनका काम मुश्किल बना रहे हैं। आप किस सिद्धांत की बात कर रही हैं? मैं प्रश्न 44 की बात कर रही हूँ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत के भार के बारे में है। अच्छा, वो वाला सवाल। हाँ, इसमें ये है कि किसी दावे को उचित संदेश से परे यानी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित करने की जिम्मेदारी राज्य या अभियोजन पक्ष की होती है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है और उन्हें पक्का यकीन है कि वही मुजरिम है, तो साबित करने का ये पहाड़ जैसा बोझ पुलिस पर ही क्यों? क्या इससे न्याय मिलने में देरी नहीं होती? देखो, ये जो देरी है ना, ये कोई खामी नहीं है। ये असल में सिस्टम का एक बहुत अहम डिजाइन है। डिजाइन कैसे? सबूत का भार लोकतंत्र में आम नागरिक की सबसे बड़ी ढाल है। जरा सोचिए, अगर आप पर किसी ने झूठा आरोप लगा दिया और कानून कहे कि अब तुम खुद साबित करो कि तुम निर्दोष हो। बाप रे, वो तो असंभव हो जाएगा, है ना? राज्य के पास तो असीमित ताकत है, पूरी पुलिस फोर्स है, फोरेंसिक लैब्स हैं। एक आम इंसान इन सबका मुकाबला कैसे करेगा? ये तो है। इसीलिए हमारा न्याय शास्त्र कहता है कि जो ताकतवर पक्ष है, यानी राज्य, वो बिना किसी संदेह के साबित करे कि फलां व्यक्ति दोषी है। अच्छा, मतलब ये पुलिस की ताकत पर एक तरह का ब्रेक है? बिल्कुल, ताकि किसी भी हाल में किसी निर्दोष को सजा ना मिल जाए। और इसी से जुड़ा मुझे प्रश्न 77 भी लगता है, जो कहता है कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है संतुलन बनाने के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और फिर प्रश्न 79 में प्रोहिबिशन या निषेधाज्ञा रिट की बात है, जो प्राधिकरणों को अपनी हद पार करने से रोकती है। हाँ, पर मेरा एक सवाल है, कागजों पर या किसी ठंडे एसी वाले परीक्षा हॉल में बैठकर ये सारी सीमाएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वही अधिकारी रात के अंधेरे में सड़क पर खड़ा है, दंगा भड़क रहा है, तो क्या ये किताबी संतुलन वाकई काम आते हैं? देखो, सड़क पर उस तनाव में कोई भी अधिकारी ये नहीं सोचता कि रुको, मैं अभी अनुच्छेद 19 के तहत काम कर रहा हूँ। वही तो। लेकिन इस पूरी पढ़ाई का मकसद उस अधिकारी के अवचेतन मन में, उसके सबकॉन्शियस में एक लक्ष्मण रेखा खींचना है। ये जो प्रोहिबिशन, रेट या उचित प्रतिबंध जैसी चीजें हैं, ये उसे लगातार याद दिलाती हैं कि वो कानून से ऊपर नहीं है। मतलब एक ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह। एकदम सही। वर्दी के पीछे के इंसान को तानाशाह बनने से रोकने के लिए ये संस्थागत जवाबदेही बहुत जरूरी है। वाकई ताकत और संतुलन की ये बहस बहुत दिलचस्प है, पर जब ये सारी कानूनी सीमाएं तय हो जाती हैं, उसके बाद जो असली काम शुरू होता है अपराधी को पकड़ने का, वो तो एक ठंडे और विश्लेषणात्मक दिमाग का काम है। बिल्कुल, और यहीं पर पेपर का तीसरा और बहुत ही अहम हिस्सा आता है, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा। हाँ, यहाँ बात फॉर्मूले रटने की नहीं है, यहाँ बात है डेटा को प्रोसेस करने की। और डेटा प्रोसेस करने के लिए वेन डायग्राम से बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने देखा पेपर में प्रश्न 85, 96 और खासकर 98 इसी पर आधारित है। प्रश्न 98 काफी दिलचस्प है। हाँ, उसमें एक आरेख है जहां भारतीयों को एक वर्ग से, अमरीकियों को त्रिभुज से और रूसियों को षटभुज से दिखाया गया है। सही। और पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो भारतीय और अमरीकी तो हैं पर रूसी नहीं, जिसका उत्तर 5 है।
अब एक छात्र के लिए तो ये सिर्फ ज्योमेट्री है, पर एक पुलिस वाले के नजरिए से इसका क्या मतलब है? एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से देखो तो ये डेटा फिल्टरिंग का एकदम शुद्ध रूप है। वो कैसे? मान लीजिए शहर में बैंक डकैती हुई, गवाह ने कहा कि अपराधी लाल जैकेट पहना था, 6 फीट लंबा था और काले रंग की स्पोर्ट्स बाइक पर था। अच्छा, हाँ। अब पुलिस के पास लाखों लोगों का डेटाबेस है। लाल जैकेट एक सर्कल, 6 फीट की हाइट दूसरा, और काली बाइक तीसरा। हो, तो वेन डायग्राम असल में हजारों संदिग्धों में से उस एक मुजरिम तक पहुंचने की मानसिक ट्रेनिंग है। बिल्कुल, ये सिर्फ आकृतियां नहीं है, ये लॉजिक है जो फील्ड पर काम आता है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। जैसे प्रश्न 94 में दिशाओं का सवाल है कि एक महिला पूरब में गई फिर बाएं मुड़ी, या निवेश वाले सवाल हैं। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग वाले सवाल। ये सभी तो असल में किसी संदिग्ध के मूवमेंट को ट्रैक करने या आर्थिक घोटालों की गुत्थी सुलझाने की ही दिमागी कसरत है ना? एकदम सही बात है। पर इन सब कसरतों के बीच मुझे एक ऐसा सवाल मिला जिसने सच में मेरा दिमाग घुमा दिया। मतलब इस पूरे पेपर की सबसे बड़ी विसंगति। ओहो, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ आप किस सवाल की बात कर रही हैं। प्रश्न संख्या 100। हाँ, वही। मतलब देखने में इतना सीधा सवाल लगता है। एक कारखाने में 3 मशीनें बीप करती हैं। मशीन ए हर 18 सेकंड में, बी हर 30 सेकंड में और सी हर 45 सेकंड में। सवाल है कि अगर वो सुबह 8 बजे एक साथ बीप करती हैं तो अगली बार एक साथ कब बीप करेंगी? अब गणित का एकदम बेसिक नियम कहता है कि ऐसी स्थिति में हमें लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम निकालना होता है। बिल्कुल, और 18, 30 और 45 का एलसीएम आता है 90। सही बात है। 90 सेकंड का मतलब है 1.5 मिनट। तो अगर 8 बजे पहली बीप हुई तो अगली बीप ठीक 8:01 और 30 सेकंड पर होनी चाहिए। हाँ, जो कि विकल्प ए है। लेकिन सबसे बड़ा झोल यही है। परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी के हिसाब से सही विकल्प है बी, यानी 8:03 और 50 सेकंड। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। सारे गणित के नियम, सारे फॉर्मूले चिल्ला चिल्ला कर विकल्प ए कह रहे हैं और सिस्टम कह रहा है बी। ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक गलती है या जानबूझकर छात्रों को परेशान करने के लिए ऐसा किया जाता है? देखिए, आमतौर पर ये पेपर बनाने वालों की मानवीय भूल या प्रिंटिंग की गलती होती है, जिसे बाद में सुधारा भी जाता है। लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक असर एक छात्र पर होता है वो बहुत गहरा है। मतलब उस परीक्षा हॉल के दबाव में सोचिए। बिल्कुल, बच्चा 3 बार रफ पेपर पर एलसीएम निकालता है। उसे 100% पता है कि जवाब 90 सेकंड है, पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा या सिस्टम उसे गलत ठहरा रहा है। तो एक तरह से ये उसके धैर्य का टेस्ट बन जाता है। यही सबसे अहम बात है। पुलिस की नौकरी में ना हर चीज फॉर्मूले से नहीं चलती। सही कहा। कई बार आपके सारे सबूत एक तरफ इशारा करते हैं, आपका लॉजिक एकदम परफेक्ट होता है, पर सिस्टम या कोई बाहरी दबाव एकदम अलग ही नतीजा निकाल कर रख देता है। बाप रे, मतलब ये गलत सवाल भी अनजाने में एक बहुत बड़ी सीख दे रहा है। हाँ, ये क्राइसिस मैनेजमेंट है। जब टॉपर्स की डायरी जैसे प्लेटफॉर्म इन पेपर्स को इनकी गलतियों के साथ समझाते हैं तो वो छात्रों को अनिश्चितता झेलना सिखाते हैं। कि क्या आप एक गलत सवाल पर अटक कर पैनिक करेंगे या आगे बढ़कर बाकी सवालों पर फोकस करेंगे? बिल्कुल, आपको तय करना होता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़नी है। ये तो जीवन का बहुत बड़ा फलसफा हो गया। हमने ये चर्चा इस सवाल से शुरू की थी कि एक पुलिस वाले को साहित्य या गणित की क्या जरूरत, पर इस पूरे पेपर का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ये एकदम साफ है कि ये नौकरी कोई मामूली काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। समाज का दर्द समझने के लिए भाषा का ज्ञान चाहिए, सत्ता के नशे से बचने के लिए संविधान और संयम चाहिए, और अपराधियों से 2 कदम आगे रहने के लिए वेन डायग्राम जैसा तेज दिमाग। और जब सिस्टम ही बेतुका जवाब दे दे तो टूटने से बचने का धैर्य भी चाहिए। बिल्कुल। टॉपर्स की डायरी की जो टैगलाइन है ना, अपनी सफलता की कहानी लिखें, बहुत उम्दा टैगलाइन है। वाकई जब कोई सिर्फ रटने के बजाय चीजों के पीछे का क्यों और कैसे समझता है, तभी वो असल में सफलता की कहानी लिखता है। सही बात है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं बस एक ही बात सोच रही हूँ। क्या? आज हमने जो कुछ भी देखा वो सब कागज पर था, एक शांत और सुरक्षित परीक्षा हॉल के अंदर। हाँ, और यहाँ मैं अंत में एक विचार जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। ये सारे नियम, ये संयम का सिद्धांत, सबूत के भार का वो भारी कानूनी दबाव और डेटा फिल्टर करने की ये दिमागी उलझन। जरा सोचिए, किसी दिन आधी रात को एक असली और खौफनाक अपराध स्थल पर जब ये सब एक साथ टकराते होंगे, ओहो, जहां एक तरफ उग्र भीड़ का दबाव है,
दूसरी तरफ सबूत भी बचाने हैं और दिमाग में संविधान के अनुच्छेद भी बिजली की तरह दौड़ने चाहिए। और जहाँ कोई विकल्प ABCD नहीं होता, बिल्कुल नहीं। एक गलत फैसला किसी की जान ले सकता है या किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह कर सकता है। उस वक्त वो लिखित परीक्षा एक जीवित और बेहद खतरनाक हकीकत बन जाती होगी। सच में। सोचिए वो असल दुनिया की परीक्षा इस 160 सवालों वाले पेपर से कितनी अलग और कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती होगी। कागज के पन्नों से निकलकर असल दुनिया की उस परीक्षा की कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। ये सोचने वाली बात है कि वो हकीकत कितनी कठिन होती होगी। चीजों को सिर्फ सतह पर ना देखें, उसके पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझते रहें। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और गहराई में उतरते रहिए।